देखिए सूरत हाल बड़ी एक तो सीरियस हो गई है, तशवीशनाक हद तक ये एस्केलेट हो चुका है मामला ईरान और इसराइल का। अब पहले या तो हम इस जंग की बात कर लें या फिर अपने पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, क्योंकि हमें भी अब ये बड़ा फाइन लाइन पर चलना होगा। हमारा नेबरिंग कंट्री है, हमारा बरादर मुल्क है ईरान। क्या मौक़िफ़ फॉरेन ऑफिस की तरफ से अब मुमकिन तौर पर पाकिस्तान का जा सकता है? खासी गंभीर है, सीरियस है, वॉल्विंग है और स्पेशली पाकिस्तान के लिहाज से हमारे जो वेस्टर्न बॉर्डर है उसके साथ जब ये अटैक हो रहा है और फ़िज़ाई हमला हुआ है वहां पर, स्पेशली इसमें वहां पर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को और ईरानी रिवॉल्यूशन गार्ड के हेडक्वार्टर को हिट किया गया है, तो उस लिहाज से एक बड़ी वॉल्विंग सिचुएशन है जिसमें अमेरिकन को डायरेक्ट इम्प्लीकेट किया जा रहा है ईरान की जानिब से। और लाइकली है कि इन टाइम्स टू कम जो है ये चीजें मजीद बढ़ेंगी, क्योंकि ये इसराइली जो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू उसने अभी कहा है कि ये फर्स्ट फेज था और हमने उसकी लीडरशिप को हिट किया और अभी हम फर्दर आगे जाएंगे टारगेट्स हिट करने के लिए। जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की क्या पोजीशन इस पे होनी चाहिए, ऑफ कोर्स पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क होने की ताकत होने के नाते इसको मजम्मत करेगा और करनी भी चाहिए, और इस वक्त प्रेस रिलीज वगैरह कोई भी आउट भी हो जाएगी वहां से। लेकिन एट द सेम टाइम सिक्योरिटी लेवल के ऊपर अगर आप देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस जो उनकी ट्रेनिंग, अपनी जज्बा शहादत और अपनी मोटिवेशन की वजह से अब जो ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में उसने एक खास पोजीशन जो हासिल की है और दुनिया में एक इज्जत व वकार की नजर से उसको देखा जा रहा है। तो अब ईस्टर्न जो हमारा वेस्टर्न बॉर्डर है वो हॉट होने जा रहा है साउथ की जानिब जो ईरान के अंदर है। तो लिहाजा पाकिस्तान के लिए एक डायलेमा काइंड ऑफ सिचुएशन जरूर इवॉल्व हो सकती है, क्योंकि मोदी और उसके जो हवारी हैं जो गवर्नमेंट बीजेपी की वो भी काफी हॉस्टाइल स्टेटमेंट इस पर जारी कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान, चूंकि मैंने इससे पहले कहा कि हम हमेशा से इंडिया को और उसके जो लाइक माइंडेड स्टेट्स हैं जिसमें इसराइल शामिल है, इनके नेक्सस को, और अभी अफगानिस्तान उसमें शामिल हो चुका था, इनकी तमाम जो डिफेंस नेक्सस है उस पर नजर रखे हुए हैं और अकॉर्डिंगली हमने अपनी पॉलिसीज, अपनी कॉन्टीजेंसीज जो हैं वो प्लान कर रखी हैं। पाकिस्तान कभी भी जारियत के हक में नहीं रहा है और किसी मुल्क की सालमियत और उसकी खुद मुख्तारी उसके अगेंस्ट भी किसी मौके के ऊपर भी ऐसी कोई पोजीशन न माजी में ली गई है, ना हाल में है, ना मुस्तकबिल में ऐसा हो, क्योंकि इंटरनेशनल कल्चर के अंदर ये चीज इंतहाई जो है वो काबिल मुसम्मत है। अब ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसका जो इंटरनेशनल लिबरलिज्म है उसको खासा डेंट पड़ा है। जो एक जो बात की जाती थी ग्लोबलाइजेशन की जिसमें क्रिस क्रॉस इंटरेस्ट हुआ करते थे ममालिक के, वो बड़े वाज़ेह तौर पर डेंटेड हुए हैं, क्योंकि माइट इज राइट, ये जिसे कहते हैं कि जो रियलिज्म वो भी ऑफेंसिव रियलिज्म, इस वक्त इंटरनेशनल रिलेशंस की जो थ्योरी है वो पूरी तरह दुनिया पे इस वक्त हावी है। अब अगर देखें तो जितने अब्राहम अकॉर्ड के तहत मिडिल ईस्ट में जो मुसलमान ताकतें थी उनको जो है वो वहां पे एक किस्म का सब्जुगेट कर लिया गया है। सऊदीया की हालत आपको मालूम है, दीगर ममालिक में ऑटोक्रेसी है वहां पर, और वो तमाम लोग जो हैं अपनी गवर्नमेंट के सर्वाइवल या अपनी जो वहां पर पब्लिक के साथ इसको उलझे हुए हैं किस्म के। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है वो हमने प्रूव जरूर किया, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो स्टेटमेंट्स, एस्केलेटरी स्टेटमेंट्स हैं, इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स जो इंडिया की जानिब से आ रही हैं, तो हमें इधर भी एंगेज करके रखा हुआ है। तो लिहाजा एक इवॉल्विंग सिचुएशन है, लेकिन आई एम श्योर कि जो स्ट्रेटेजिक, लेकिन इस इवॉल्विंग सिचुएशन में सर आप ये समझते हैं कि ये सब बंदी का कि वो भी बेहतर तौर पे जानते हैं कि किसी किस्म आपको ये मुझे बताइए, वो दुनिया के अमन के लिए आमतौर पर और खत्ते के अमन के लिए खास तौर पर खातिर खा जो है वो डेंजरस होगी। तो इवॉल्विंग सिचुएशन है, मैं समझता हूँ कि अगला 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर सिचुएशन काफी वाज़ेह हो सकती है। लेकिन इस पर जो मीटिंग चल रही है ईरान के अंदर उसमें देखना पड़ेगा क्या डिसीजन है। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए कि अभी इससे पहले जब तक ये हमला नहीं हुआ था तो अब फिर भी एक पोजीशन, मतलब जो इस खित्ते के मुमालिक थे वो इस स्टेज पर थे कि वेट एंड सी वाली पॉलिसी थी। तो अब इस हमले के बाद वाज़ेह आप सब बंदी इस मशरिक़ वुस्ता में देख रहे हैं, यानी मैं इस्लामी मुमालिक की खास तौर पर बात करता हूं कि उन्हें लाइन अब लेना पड़ेगी कोई ना कोई वाज़ेह तौर पर। आप ये समझते हैं? देखिए, माजी के अंदर जब से तकरीबन 2 साल होने को आए हैं, जो हमास के खिलाफ या गजा के अंदर जो कार्रवाइयां इसराइल ने की है, नेतन्याहू ने अपने पॉलिटिकल कैरियर को एक दवाम देने के लिए, उसके ऊपर ओआईसी की मीटिंग कोई इस तरह की कोई ठोस किस्म की स्टेटमेंट नहीं आई, ना ही अरब लीग की जानिब से आई और ना ही दूसरे ममालिक की जानिब से, क्योंकि वो अब्राहम अकॉर्ड के चक्कर में वो अपने आप को से बांध चुके हैं इन टर्म्स ऑफ कि वो दुनिया से कोई फवायद हासिल कर सकें वीजा वी।
तो लिहाजा इस वक्त जितनी प्रॉक्सीज थी जो ईरान को सपोर्ट करती थी, जिसमें हिजबुल्लाह शामिल थी, हमास शामिल थी, हूतीज जो यमन के हैं वो शामिल थे, ये तमाम को इन्होंने खातिर ख्वाह जो है वो उनको दबा लिया है और उनकी लीडरशिप को भी कत्ल कर चुके हैं। तो लिहाजा इस वक्त एक फ्री रन एक किस्म के इसराइल के पास मौजूद था जिसको उसने एक्सप्लॉइट किया। दो कि ईरान की जानिब से खासी जो है वो जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया और अमान में होने वाले जो 5 राउंड्स ऑफ टॉक्स थे उसके अंदर ईरान ने वाज़ेह और अच्छी पोजीशंस के साथ उसमें एंगेज भी था और छठी टॉक्स के लिए वो तैयार भी था। तो लिहाजा जिसके नेतन्याहू ने ऑफ कोर्स वो उसके फर्स्ट डे 1 से इन टॉक्स के हक में नहीं था। तो वो वही कहते हैं माइट इज राइट वाली बात कि पाकिस्तान की अगर आप लीडरशिप को भी देखें, चाहे मिलिट्री हो या पॉलिटिकल लीडरशिप हो, हम सब यही कह रहे हैं कि अपनी इकोनॉमी को बेहतर करें, अपनी पोजीशंस को बेहतर करें। जिसकी इकोनॉमी बेहतर होगी, जिसकी आर्म्ड फोर्सेस ताकतवर होगी, वो दुनिया में वही दुनिया में सर्वाइव करेगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आपको ये मुझे बताइए, वो दुनिया के अमन के लिए आमतौर पर और खत्ते के अमन के लिए खास तौर पर खातिर खा जो है वो डेंजरस होगी। तो इवॉल्विंग सिचुएशन है। मैं समझता हूँ कि अगला 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर सिचुएशन काफी वाज़ेह हो जाएगी, लेकिन इस पर जो मीटिंग चल रही है ईरान के अंदर उसमें देखना पड़ेगा क्या डिसीजन है। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए कि अभी इससे पहले जब तक ये हमला नहीं हुआ था तो अब फिर भी एक पोजीशन मतलब जो इस खित्ते के मुमालिक थे वो इस स्टेज पर थे कि वेट एंड सी वाली पॉलिसी थी। तो अब इस हमले के बाद वाज़ेह आप सफ़बंदी इस मशरिक़ वुस्ता में देख रहे हैं, यानी मैं इस्लामी मुमालिक की खास तौर पर बात करता हूं कि उन्हें लाइन अब लेना पड़ेगी कोई ना कोई वाज़ेह तौर पर। आप ये समझते हैं? देखिए, माजी के अंदर जब से तकरीबन 2 साल होने को आए हैं, जो हमास के खिलाफ या गजा के अंदर जो कार्रवाइयां इसराइल ने की है, नेतन्याहू ने अपने पॉलिटिकल कैरियर को एक दवाम देने के लिए, उसके ऊपर OIC की मीटिंग कोई इस तरह की कोई ठोस किस्म की स्टेटमेंट नहीं आई, ना ही अरब लीग की जानिब से आई और ना ही दूसरे ममालिक की जानिब से, क्योंकि वो अब्राहम एकॉर्ड के चक्कर में वो अपने आप को से बांध चुके हैं इन टर्म्स ऑफ कि वो दुनिया से कोई फवायद हासिल कर सकें वीजा वी। तो लिहाजा इस वक्त जितनी प्रॉक्सीज थी जो ईरान को सपोर्ट करती थी, जिसमें हिजबुल्लाह शामिल थी, हमास शामिल थी, हूतीज जो यमन के हैं वो शामिल थे, ये तमाम को इन्होंने खातिर ख्वाह जो है वो उनको दबा लिया है और उनकी लीडरशिप को भी कत्ल कर चुके हैं। तो लिहाजा इस वक्त एक फ्री रन एक किस्म के इसराइल के पास मौजूद था जिसको उसने एक्सप्लॉइट किया। दो कि ईरान की जानिब से खासी जो है वो जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया और अमान में होने वाले जो 5 राउंड्स ऑफ टॉक्स थे उसके अंदर ईरान ने वाज़ेह और अच्छी पोजीशंस के साथ उसमें एंगेज भी था और छठी टॉक्स के लिए वो तैयार भी था। तो लिहाजा जिसके नेतन्याहू ने ऑफ कोर्स वो उसके फर्स्ट डे 1 से इन टॉक्स के हक में नहीं था। तो वो वही कहते हैं माइट इज राइट वाली बात कि पाकिस्तान की अगर आप लीडरशिप को भी देखें, चाहे मिलिट्री हो या पॉलिटिकल लीडरशिप हो, हम सब यही कह रहे हैं कि अपनी इकोनॉमी को बेहतर करें, अपनी पोजीशंस को बेहतर करें। जिसकी इकोनॉमी बेहतर होगी, जिसकी आर्म्ड फोर्सेस ताकतवर होगी, वो दुनिया में वही दुनिया में सर्वाइव करेगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया।